हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, अगेन आई एम हियर विद द हिंदू कंप्लीट एनालिसिस। सो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर की, जहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द हिंदू का यहाँ पे न्यूज़पेपर है, जिसमें पूरी तरीके से हिंदी ट्रांसलेशन के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल है और आपको हूबहू हिंदी में देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह उन सारे स्टूडेंट और एस्पिरेंट की मदद के लिए है जो कई बार द हिंदू को पढ़ते तो हैं लेकिन उसे सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो मैंने कोशिश करी है कि दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये पेपर प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नज़र नहीं आए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो फोकस होता है पढ़ने पर वो हिंदी में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हिंदी माध्यम वाले लोगों के लिए ज़्यादा है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो डेफ़िनेटली आप इसको इंग्लिश में भी रेफ़र कर सकते हैं। तो एक बार इसको आप पढ़ के फिर आप हिंदी का वर्ज़न सुन सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और अगर आपको आज का, कल का या फिर नेक्स्ट डे का जैसा भी आपको न्यूज़पेपर चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसको अलग तरीके से एक पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, बताया जा रहा है कि ड्यूटी में कटौती का पूरा बोझ उठा रहा है केंद्र, ऐसा कहा जा रहा है वित्त मंत्री के द्वारा। तो देखिए क्या है, यहाँ पूरी न्यूज़ ये है कि सीतारमन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर मूल उत्पाद शुल्क जो राज्यों के साथ साझा किया जाता है अछूता रहता है, ऐसा निर्मला रमन जी द्वारा कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रविवार को कहा कि शनिवार को घोषित पेट्रोल और डीजल में पूरी शुल्क कटौती पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए करों के सड़क और बुनियादी ढांचा उपकरण, जिसे आरआईसी घटक से की गई है। और कटौती का पूरा बोझ इसलिए किया जा रहा था, आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इस चिंता को दूर करते हुए कि शुल्क में कटौती से राज्यों को करों का वितरण कम होगा, सुश्री सीतारमण ने कहा। एक मिनट, हाँ, सुश्री सीतारमण जी ने यहाँ पे कहा है कि पेट्रोलियम पर ये जो एक प्रकार से टैक्स है, जो कर है, उस पर कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ उत्पाद जो साझा किया जाता है राज्यों के साथ नहीं किया गया था, ठीक है? मतलब जो भी उत्पाद होता है उसको कहीं न कहीं राज्यों के साथ साझा किया जाता है, लेकिन सेंटर ऐसा नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों और विपक्षी नेताओं द्वारा उनके इस आह्वान की आलोचना का पालन करें कि वे ईंधन उत्पादों पर राज्य स्तरीय लेवी को कम करके केंद्र के कदम पर पालन करते हैं। पूर्व वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने कहा कि राज्यों की स्थिति शैतान और गहरे समुद्र के बीच होने जैसी कोई बात नहीं है, हिस्से के रूप में बहुत कम मिल रहा है। उनका राजस्व पेट्रोल और डाई वैट से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 2014 से पेट्रोल पर केंद्रीय करों में लगभग 23% लीटर प्लस यानी 2.50% और डीजल पर लगभग 29% लीटर, जिसे प्लस 9,000 यहाँ पे कह सकते हैं, सॉरी 900% की वृद्धि करते हुए राज्यों को सूचित नहीं किया गया था। उनके विचार नहीं पूछे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वापस रोल करने के बाद 50% यानी मैंने 50% उनकी वृद्धि से राज्यों को कटौती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि यह एक अनुचित अपेक्षा थी। आगे की न्यूज़ समझेंगे यहाँ। उनके द्वारा और भी चीज़ें, एक मिनट, कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट गई हैं, मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ के बता देता हूँ। सेल के द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उस राजस्व को छोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं जब तक कि केंद्र ने और अधिक धन नहीं दिया या उन्हें अधिक अनुदान नहीं दिया। उन्होंने आगे की ये सारी चीज़ें बताई है। फिर वो बोलते हैं कि तमिलनाडु के जो वित्त मंत्री हैं पलानीवेल थियागा राजन ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि जो केंद्र सरकार है ने 2014 से पेट्रोल पर केंद्रीय करों में लगभग 23% लीटर यानी कि प्लस में 250% और डीजल पर लगभग 29% लीटर यानी प्लस में 900% की वृद्धि करते हुए राज्यों को सूचित नहीं किया।
या किया या फिर कह सकते हैं उनके विचार ऐसा नहीं पूछे गए। अब वापस रोल करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि 50% उनकी वृद्धि वे राज्यों को कटौती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा यह एक अनुचित उपेक्षा थी राज्यों से। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि उपयोगी तथ्य यानी कि पीएमओ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी के कल के पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती और मरने के फैसले से उत्पन्न रुचि को देखकर अच्छा लगा। आगे यहाँ ये बताया जा रहा है सुश्री सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि इस प्रकार की चीज़ें कहीं न कहीं ये जो कंटेंट है, ये जो चीज़ें अभी निकल के सामने आ रही है, वो कहीं न कहीं उपयोगी नहीं है और इस प्रकार की बारे में उन्होंने कहा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे ये भी कहा गया है कि कर कटौती की आलोचना और मूल्यांकन का लाभ उठाएं। पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए कुल करों में एक मूल उत्पाद शुल्क, एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर और कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर शामिल है, जिनमें से केवल मूल शुल्क राज्यों के साथ साझा किया जाता है। उसने कहा, सुश्री सीतारमण ने ऐसा कहा। मतलब यहाँ पे जो मूल कर है वही राज्यों के साथ साझा किया जाता है, जबकि जो पूरी बात होती है वो कहीं न कहीं राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है। तो ये एक प्रकार से बातें बता रही हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 25 लीटर पेट्रोल और 10 लीटर डीजल पर नवंबर 2021 में घोषित शुल्क कटौती भी पूरी तरह से सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर घटक में की गई थी। वहीं पे बात करें कि इन दो शुल्क कटौती पर केंद्र को कुल राजस्व प्रभाव यानी कि इतने पैसे की बात करी गई है, जो कि आप देख सकते हैं अमाउंट लिखा गया है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर देने से पहले कहा कि मोदी सरकार के तहत विकास और सब्सिडी पर खर्च तेजी से आई है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2022 तक कुल विकास व्यय 90.9 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक विकास व्यय पर केवल 49.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। हमारी सरकार द्वारा अब तक किए गए खर्च में 24.85 लाख करोड़ खाद्य ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर और 26.3 लाख करोड़ पूंजी निर्माण पर खर्च किए गए हैं। आगे की न्यूज यहाँ पे ये बताई जा रही है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। आगे ये बताया जा रहा है कि लगभग यूपीए के 10 वर्षों में केवल 13.9 लाख करोड़ सब्सिडी पर खर्च किए गए थे। उसने ऐसा निष्कर्ष निकालते हुए बताया है। चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं। यहाँ पे फाइनली बताया जा रहा है, एक मिनट, चलिए ये कोई बात नहीं, हाँ ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आज जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र के कर की दर में गिरावट, लेकिन हिस्सेदारी अधिक बनी हुई है। यह ग्राफ मई 2014 और मई 2022 के बीच दिल्ली के खुदरा पेट्रोल की कीमतों में और केंद्र राज्य के हिस्सों को दर्शाता है, जबकि केंद्र की हिस्सेदारी विभिन्न बिंदुओं पर बढ़ी हुई है। कटौती के बाद केंद्र की हिस्सेदारी 20.6% रही है। तो ऐसा यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। इस प्रकार की ये जो महंगाई है दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। चलिए आगे चलते हैं और आज की न्यूज़ के बारे में सेकंड न्यूज़ समझते हैं कि क्या दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरीके से इंग्लिश वर्जन है, जो सारी चीज़ें यही बताई गई जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं। सो यहाँ पे एक नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि आदेश पर विभिन्न विचार, यानी कि अलग अलग विचार हैं जो कृष्ण जन्मभूमि है। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि जिला जज का कहना है कि पूरा स्थल कानून लागू नहीं, देवता के अगले दोस्त के तौर पे वाद दायर कर सकता है उपासक, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए समझते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और उसे हर एक कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण विकास में यानी कि वैध दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्म भूमि न्यास और अन्य निजी पार्टियों के संशोधन ने अपने आदेश में देखा है कि राज्य के लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है एक अधिनियम है जिसे 1991 के प्रावधान यानी कि 1991 के अधिनियम धारा 4(3)B के कारण मामलों में लागू नहीं थे। अगर कोई ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि सूर्य 6 से ले सकता हो। आगे ये कहा जा रहा है इसमें, एक मिनट, हाँ आगे यहाँ पे ये कहा गया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये कहा गया कि एक देवता
अगला मित्र यानी कि आदेश पर निष्कर्ष देते हुए विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने कहा कि उसने मथुरा और काशी मंदिरों पर अपने रुख का सही ठहराव किया है, ऐसा वकील के थ्रू बताया गया। शाही ईदगाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 1991 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और यहाँ पे मनमाने ढंग से इसकी व्याख्या करनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि कपटपुर समझौता याचिकाकर्ता भगवान श्री कृष्ण विराजमान, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐश्वर्य है श्री कृष्ण अजनब युगी की तुलना में देवता के अगले मित्र के माध्यम से चले गए हैं और कालेद के बीच समझौता किया गया, ऐसा कुछ करके यहाँ पे न्यूज़ है। बट ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईद ट्रस्ट के बीच फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे जो याचिकाएं थी, वो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उसने शहर में देवता और ट्रस्ट के मूल्यवान संपत्ति ट्रस्ट को सौंप दी थी बिना किसी समझौते के अधिकार के। आगे यह भी कहा गया कि ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तर्क दिया कि सोसाइटी ट्रस्ट का एजेंट था और समझौता बाद में, ऐसा कुछ यहाँ पे बताई गई न्यूज़। और अगर आगे देखें तो कहा गया कि जिला न्यायाधीश राजीव भारतीय ने तर्क दिया कि जैसा कि 1991 के अधिनियम में शुरू होने से पहले यहाँ पे बताया गया कि ट्रिकी तैयार हो गई थी और चूंकि ये समान है तो याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए मुकदमे में चुनौती का उप मामला और इसलिए 1991 के अधिनियम इस पर अविवादित है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले अदालत और न्यायाधिकरण जो प्राधिकरण थी वो भारतीय ने कहा कि उल्लिखित प्रश्न पर की गई या चर्चाओं और कानूनी सिद्धांतों के आलोक में यह अदालत पूजा के स्थान यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लागू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताते हैं श्री भारती ने गुरुवार को आदेश पारित किया लेकिन इसे केवल शनिवार को अपलोड किया था, जिसे निचली अदालत में सितंबर 2020 में खारिज कर दिया था, ऐसा कहते हुए चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये सारा मामला यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं कृष्ण जन्म स्थल से लेकर है और कई लोग इस पर अलग अलग विचार देते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, मुझे लगा कि चलिए आपको बता देना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। बट कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं, आगे की न्यूज़ को यहाँ पे समझते हैं। आगे की न्यूज़ के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अलग न्यूज़ यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी न्यूज़ है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका बंदरगाह पर पहुंची भारतीय सहायता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कंटेंट दिया गया है। बात क्या है कि नई दिल्ली कोलंबो को पालन करने के लिए चावल, दूध, पाउडर और बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पे उनको क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से सहायता दी जा रही है बाई इंडिया। तो बात क्या है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि कोलंबो पर ले जाने वाला एक भारतीय जहाज, मतलब वहाँ पे सहायता के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आगे यह बताया जा रहा है कि लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाइयाँ जैसे मिल्क पाउडर और तरह तरह की चीज़ें संकटग्रस्त श्रीलंका के रविवार को कोलंबो पहुंचे खेप हाथ में भी दिए गए, ऐसा कुछ करके बताया जा रहा है। आगे ये कहा गया कि भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बगले ने श्रीलंका के विदेश मंत्री जेइस पेरिस को यह खेप सौंपी, जिसमें लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि 9,000 मीट्रिक टन चावल और 50 मीट्रिक टन दूध पाउडर और 25 मीट्रिक टन से अधिक दवाएं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति चीज़ें शामिल हैं। आगे यहाँ ये भी बताया गया कि श्रीलंका को आज भारत से दूध पाउडर, चावल, दवाओं सहित 2 अरब मूल्य की मानवीय सहायता प्राप्त हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय यहाँ पे बताया गया एम एक्सलिन और भारत के लोगों के समर्थन के लिए हमारी ईमानदारी से आभार, ऐसा वो बताते हैं अपने ट्वीट में। आगे ये बताया गया यहाँ पे कि फाउंडेशन द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री रानी ने ट्वीट किया कि मतलब यहाँ पे ट्वीट करते हुए उनको आप कह सकते हैं कि इस अच्छे काम के लिए ट्वीट करते हुए उनको बधाई दी। आगे चलिए आगे की न्यूज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 40,000 मीट्रिक टन चावल और 500 मीट्रिक टन दूध पाउडर और दवाओं के बड़े लगभग $16 के तहत
यह पहली खेप भी है। यह आधिकारिक रिलीज मिलियन प्रतिबद्धता भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शामिल है। श्रीलंका के लोग कहा, भारत के लोगों की और उच्चायुक्त को कोलंबो में मानवीय FM प्रोएजियस पेडिस को चावल, दूध, पाउडर और 2 बिलियन से अधिक की दवाओं पर देखभाल का संदेश। ऐसा यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं। देखिए लास्ट में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ समारोह में बोलते हुए कई श्रीलंकाई मंत्रियों ने भाग लिया और विदेश मंत्री पीरेश ने कहा, भारत ने पहले कभी इस पैमाने पर कहीं भी किसी की सहायता नहीं भेजी। वे हमारी अधिक सहायता करने वाले हैं, जिसके लिए हम आभारी होंगे। श्री पीरेश ने कहा कि यह कहते हुए कि भारत अब तक लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की सहायता दी हुई है। तो ऐसा आप देख सकते हैं और ये कहीं न कहीं भारत और कहीं न कहीं श्रीलंका के जो रिलेशन है उसको एक अच्छे रिलेशन की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। आगे की बात करेंगे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बुधवार को चेन्नई से राहत सामग्री से लदे जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसे श्रीलंका भेजा गया था। आने वाले दिनों में श्रीलंका सरकार द्वारा उत्तरी, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी प्रांतों सहित श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में कमजोर और जो जरूरतमंद वर्गों के बीच वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे इनके थ्रू बताया गया। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भारत और इंडिया के लिए जो श्रीलंका है और जो इंडिया है उन दोनों ही कंट्री के रिलेशन के लिए एक बहुत अच्छा मुहिम है और मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है बाई गवर्नमेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आज की न्यूज़ थी और कुछ और न्यूज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है ये न्यूज़ थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पे मेन इस न्यूज़ का क्या मतलब है। कहा जा रहा है कि रूस ने डोनबास क्षेत्र में आक्रामक डायल किया, यानी कि पोलैंड में राष्ट्रपति ने कीव की यात्रा की। जेलेंस्की ने यूरोप संघ में ब्लॉक में शामिल होने के लिए यूक्रेन के प्रस्ताव को फ्रस्ट्रेट के लिए कहा। तो ये बस आपसी डिप्लोमेटिक न्यूज़ है, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं और यहाँ से ये न्यूज़ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सो यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ, क्वाड मीटिंग को चीन की आलोचना का सामना करना पड़ा। तो क्या मतलब है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वांग यी का कहना है कि अमेरिकी रणनीति इंडो पैसिफिक में कलह बोने की है। तो ऐसा इनके थ्रू बताया जा रहा है। पूरी न्यूज़ क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से समझेंगे। कहा जा रहा है कि आनंद कृष्णन हांगकांग मंगलवार को टोक्यो में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड ग्रुप की बैठक से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यूएस इंडो पैसिफिक रणनीति पर निशाना साधा और वाशिंगटन पे क्षेत्र में कलह बोने की कोशिश करने का आरोप लगाया हुआ है। आगे क्या बताया जा रहा है, आगे ये कहा जा रहा है कि दक्षिणी चीनी शहर ग्वांगझोऊ में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रविवार को बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री वांग ने कहा कि रणनीति संयुक्त राज्य द्वारा स्वतंत्रता के बैनर तले गढ़ी गई थी और खुलापन और वाशिंगटन छोटे हलकों के साथ गठजोड़ करने और चीन के पड़ोस के माहौल को बदलने के लिए उत्सुक था। ऐसा इनके थ्रू बताया जा रहा है। और भी चीज़ें यहाँ पे उनके थ्रू कही गई। कहा गया कि उनकी यह टिप्पणी मंगलवार को टोक्यो में होने वाले क्वाड बैठक से ठीक पहले आई है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बात हो रही है कि कुछ चीनी अधिकारियों ने समूह को एक छोटा वृत्त या एक एशियाई नाटो बनने के प्रयास का हिस्सा कहा है। एक आरोप ये भी है कि जिसे इसके सदस्यों ने समूह के अलग अलग सहयोग की ओर इशारा करते हुए खारिज कर दिया और भारत यूएस की संधि सहयोग नहीं है। श्री वांग ने भी निशाना साधा और यहाँ पे कहा जा रहा है उनके थ्रू कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिकी राष्ट्रपति, एक मिनट, यस, अमेरिकी क्या हो गया, ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे। बताया जा रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पे जो बाइडेन है द्वारा सोमवार को टोक्यो में गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPF का अनावरण किया जाएगा। श्री वांग ने पूछा कि क्या ढांचा क्षेत्रीय आर्थिक आधिपत्य बनाए रखने और जानबूझकर विशिष्ट देशों को बाहर करने के लिए US के लिए एक राजनीतिक उपकरण था। तो इस प्रकार की चीजें उनके थ्रू बताई जा रही है। आगे ये भी कहा गया कि क्या अमेरिका आर्थिक मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहा है, हथियार बना रहा है, विचार
धनात्मक हो रहा है और आर्थिक साधनों का उपयोग करके क्षेत्रीय देशों को चीन और अमेरिका के बीच पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एशिया प्रशांत में शिविर नाटो या शीत युद्ध बनने के प्रयास में सफल नहीं होंगे। और फाइनली लास्ट में इधर ये भी कहा जा रहा है कि संबोधित और प्रस्तावित पूर्व चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी परियोजनाओं को अफगानिस्तान को सौंपना। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी बकाया विवादों को हल करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि वैश्विक महामारी, बढ़ती वस्तुओं की कीमतें, जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए। आगे की अगर बात करें तो आगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुद्दे के थ्रू चीज़ें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि संयुक्त बयान में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि कौन सा विवाद है, लेकिन यह भी जोड़ा गया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और दोनों पक्षों ने विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर ये सारी चीज़ें बताने का प्रयत्न किया है। और फाइनली लास्ट में ये भी कहा गया कि वार्ता में पाकिस्तान में चल रही चीनी परियोजनाओं और पिछले महीने कराची में एक कन्फ्यूशियस संस्थान पे हुए हमले में मद्देनजर सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें 3 चीनी शिक्षकों की मौत हो गई और एक बलूच समूह द्वारा दावा किया गया था कि अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुरक्षा बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की हुई है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान और जो चीन है उनके जो रिलेशन है कहीं कहीं अच्छे हैं, वो आपस में चर्चाएं करते हैं और कहीं ना कहीं परियोजनाओं की भी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक बार इसको आप पॉज करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश जरूर करें। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, वेल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ मैंने ले लिया है, लेकिन यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खेल से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा न्यूज़ आपको बता देता हूँ है क्या। प्रधानमंत्री ने शटलरों को बधाई दी, यानी व्यक्तिगत रूप से बैडमिंटन टीम से मिलते हुए ऐतिहासिक थॉमस कप जीत हासिल किया है, जिसके उपलक्ष्य पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में सारे लोगों से यहाँ पे वो मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, लेकिन इतना पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस पार्टिकुलर कंटेंट को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ है आज के, हाँ बिल्कुल लास्ट न्यूज़ है ये, और इसको थोड़ा पढ़ेंगे। और ये लास्ट न्यूज़ के साथ साथ थोड़ा बड़ा भी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बताया जा रहा है, ये साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है। तो कहा जा रहा है कि कुदरत के पास है जवाब, अमीर हालांकि घट रहा है, जबकि विविधता जो हमारी स्थिरता चुनौतियों के संबंधित समाधान करती हैं। ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं, क्या है पूरी न्यूज़, और समझने की कोशिश करते हैं। सो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ये सभी को पता है, दिवस मनाया गया है। इसने हमें जैव विविधता के आश्चर्य की सराहना करने और जीवन के सभी रूपों की पोषण और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर दिया, जिसके साथ हम अपने ग्रह को साझा करते हैं। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो हमारे चारों ओर जीवन की समृद्धि से इतना परिभाषित है कि विविधता और भारत शब्द पर्यायवाची बन गए हैं। हमारी जातीय, संस्कृति और भाषी विविधता हमारी भूमि, जलवायु और भूगोल की अनूठी विशेषताओं के साथ साथ प्रवास और विकास की ताकती से बहुत प्रभावित है। इन ताकतों ने हमारी भूमि के पौधों, जानवरों और अन्य जीवों को कई प्रजातियों से समृद्ध किया है। तो ये देख सकते हैं एक अच्छा कंटेंट है। कहीं ना कहीं आपको इसको ऐसे में लिखने में, या फिर आप जीएस के क्वेश्चन अगर राइट कर दें, इस प्रकार की कंटेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे। तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे ये बताया जा रहा है कि हम मानव प्रजाति जैव विविधता का एक अभिन्न और प्रभावशाली घटक है। हमारे जीवन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे अपने शरीर छोटे जीवों के जीवित सूक्ष्म जीवों की मेजबानी करते हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारी संस्कृतियाँ हमारे चारों ओर जैव विविधता को आकार देती हैं, और जैव विविधता हमारी संस्कृतियों और पृथ्वी पर हमारे भविष्य को आकार देती हैं। महामारी के अलावा उत्तर पूर्व के अधिकांश हिस्सों में हाल की गर्मी की लहरें, मेघालय में बाढ़, बिगड़ती जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित भविष्य की कड़ी याद दिलाती हैं।
भूमि और जैव विविधता के निरंतर क्षरण, बढ़ते कुपोषण और भूख और असमानताओं, साथ ही साथ पर्यावरणीय अन्याय से अनिश्चितता और भी बढ़ गई है। इसके अलावा यहाँ पे आगे और चीज़ें यहाँ पे डेवलप करके बताई जा रही हैं कि प्राकृतिक आधारित समाधान फिर भी ये हमारी समृद्धि, हालांकि घटती जैव विविधता है जो हमें हमारी सबसे अधिक दबाव वाली स्थिरता चुनौतियों के संभावित समाधान प्रदान करती है। प्रकृति आधारित समाधान जैव विविधता का उपयोग हम अपनी चुनौतियों का समाधान करने और प्राकृतिक दुनिया से जो सीखते हैं उभर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी न्यूज़ है वो काफ़ी बताई जा रही है। वेल इसको थोड़ा पढ़ के बता ही देते हैं क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें आगे ले जाने के सर्वोत्तम मार्ग के रूप में जलवायु परिवर्तन यकीनन आज हमारे सामने सबसे गंभीर संकट है। वैश्विक वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। इस प्रकार वनों की कटाई और अन्य निम्नीकृत भूमि की बहाली से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। भूमि के बड़े भूभाग पर जैव विविधता बहाल करना पेरिस समझौते के तहत भारत द्वारा की गई प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक है। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच इस सीधे संबंध की पुष्टि 6 महीने पहले ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन में अधिकांश देशों द्वारा की गई थी। इसी तरह हमारी मिट्टी और कृषि का कायाकल्प, भूख का उन्मूलन और पोषण में सुधार, मौजूदा कृषि प्रणालियों में जैव विविधता के हमारे विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है और किस प्रकार से जो जीवों की विविधता है आज कहीं ना कहीं खतरे में है। तो ये जो सारी न्यूज़ है वो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बताई जा रही है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि वे फॉरवर्ड क्या कहा गया है तो यहाँ पे कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलों में से एक हमें कोविड-19 द्वारा सामने रखे गए मुद्दे का तत्कालीन समाधान करना है। इसके अलावा संक्रामक रोगों का द्वारा अपर्याप्त भोजन और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन जो सभी प्रकृति और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और जो कि क्या मिशन संबोधित करना चाहता है। मिशन के रोड मैप को परिभाषित करने में सैकड़ों पेशेवरों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस चाहिए। इसके अलावा लास्ट में ये बताया जा रहा है कि हमारी सरकार लोगों को मिशन के आगे बढ़ाने और प्रकृति के साथ संबंधों की फिर से कल्पना करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करना चाहिए। कमला बाबा बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष जैव विविधता सहयोग के संयोजक हैं, ऐसा विचार उन्होंने अपना व्यक्त किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कहीं ना कहीं आप इस प्रकार की न्यूज़ को यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने जीएस और अपने एसए के पेपर में पुट ऑन कर सकते हैं। सो ये सारी न्यूज़ थी आज के बारे में, आप इन सारी न्यूज़ को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और मैं आपको बता दूं कि द हिंदू के सारे ही कंटेंट को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हमें सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना होता है जो इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें लगती है कि ये इम्पोर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे फ़िल्टर करके और बाइलिंगुअल में लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्ट है तो आप दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ें, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उस लैंग्वेज में आप पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आता हूँ और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर क्लिस्टल होती हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर ऑथेंटिक तरीके से नहीं आ पाती, जैसे कि कई बार जो सेंटेंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन वो फिट नहीं हो पाते, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वो जो कंटेंट है जो वो कहने की वो कोशिश कर रहे हैं वो एटलीस्ट आप तक पहुंच जाए। और यही मेरा मोटो है कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं एटलीस्ट उनको वो सारी चीज़ें कम समय में मिल सके ताकि वो अपना सेंस ऑफ माइंड लगा के उन सारी चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पे मैं आपको जितनी भी न्यूज़ देता हूँ वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होती है, द हिंदू के न्यूज़पेपर से होता है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि ये काफ़ी मेहनत का काम होता है। एक बार हिंदी वर्जन को देखना होता है, इंग्लिश वर्जन को देखना होता है, दोनों को कंबाइन करके एक स्थान पे लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक
सिंपल सा मोटिवेशन ये है कि उन सभी लोगों की मदद करनी है। बस एक सिंपल सी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों की कि अगर वीडियो और कंटेंट हमारे पसंद आ रहे हो तो आप बस एक छोटा सा ही सहयोग करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं आपको तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो अपडेट है, जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, आप तक बिना किसी रुकावट तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्याएं हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे राइट जरूर किया करिए। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप उस सारी चीज़ों के लिए कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।